हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अब हिंदी व्याकरण का पार्ट 10। पार्ट का नाम है लिंग। लिंग को की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम एक बात यह जान लें कि लिंग क्या है या लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह अथवा पहचान। चिन्ह लिंग की क्या हो सकती है या उसकी पहचान क्या होती है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। शब्द की जाति लिंग कहलाती है। शब्दों द्वारा अगर हमें यह पता चल जाए कि उसकी जाति क्या है, वो लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति के नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा का जो रूप होता है वो व्यक्ति के नर और जाति होने की का पता लगाता है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग की पहचान किस प्रकार से होती है, आइए अब इसके बारे में जान लें। तो लिंग की पहचान चार प्रकार से कर सकते हैं या की जा सकती है। सबसे पहला है सर्वनाम में विकार से, फिर विशेषण में विकार से, क्रिया के विकार से और विभक्ति के विकार से। सर्वनाम के विकार से हम किस प्रकार से लिंग की पहचान कर सकते हैं? जैसे कोई भी एक शब्द है, जैसे मान लीजिए उदाहरण में मैंने दिया हुआ है घड़ी। घड़ी को इस तरह से पहचानना या ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम नहीं समझ पाते हैं या पहचानने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो इसको अगर हम वाक्य के अंदर प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मेरी घड़ी सुंदर है। मेरी यहाँ सर्वनाम है और इससे ही हमें पता चल जाता है कि यह स्त्रीलिंग है। घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसके लिए मेरा घड़ी सुंदर है, यहाँ पे यह वाक्य सही नहीं है। यहाँ पर मेरी ही सही वाक्य है या सही सर्वनाम इसके लिए है, तो मेरी अर्थात ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से मकान, मकान को पहचानना कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इसको विशेषण के द्वारा हम पहचान सकते हैं। कैसे? वह बड़ा मकान है। यहाँ पर बड़ी मकान नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा मकान ही होगा। इस प्रकार से विशेषण के विकार के द्वारा हम मकान का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जान सकते हैं। इस प्रकार से मकान यहाँ पुल्लिंग शब्द है। रोटी जली है, यहाँ पे क्रिया का विकार से हम इसको पहचान रहे हैं। रोटी के लिए जला प्रयोग नहीं हुआ है, जली प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद गुलाब का रंग बहुत सुंदर है, ये विभक्ति का विकार है। यहाँ पे क्रिया कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है, की का प्रयोग नहीं हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर ये पुल्लिंग है। गुलाब एक पुल्लिंग है। इस प्रकार से हम चार प्रकार से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी को वाक्यों में प्रयोग कर कर आप शब्दों का लिंग निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या विभक्ति के द्वारा हम वाक्यों में प्रयोग अगर शब्दों को कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम उसका लिंग निर्धारित या लिंग की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों यह बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि लिंग क्या है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है, वहाँ पर वो ये लिंग कहलाता है। ये है लिंग की परिभाषा। और यहाँ पर भी फिर मैं एक बार दोहरा दे रही हूँ इस चीज़ को कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये हैं हमारे लिंग के दो प्रकार। अब ये जान लें कि स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है और पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। पहला स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा यह है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का होने का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रीना, मोरनी, अध्यापिका आदि। पुल्लिंग क्या है या पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, आइए इसको जान लें। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, काला, मोर आदि। अब इस प्रकार से लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। अर्थात मैंने अभी आपको पहले भी ये बात की जानकारी दी है
कि लिंग की पहचान करने के लिए या लिंग के शब्दों की पहचान करने के लिए उसका वाक्यों में प्रयोग होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, एक बात हम और अच्छे से जान लें कि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कुछ होते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द होते हैं। जो हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है वो है सदा स्त्रीलिंग रहने वाले जैसे कुछ शब्द ये हैं: मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, लोमड़ी, बतख, तितली, चील, गिरहरी, कोयल आदि। इस प्रकार से सदा पुल्लिंग रहने वाले जो शब्द हैं वे हैं कौवा, खरगोश, उल्लू, बाज, चीता, मगरमच्छ, तोता, भालू आदि। इस प्रकार से ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। लेकिन अगर इनका हम स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग में अगर प्रयोग करना चाहें या पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहें तो इस प्रकार भी हो सकता है। जैसे अगर स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं तो उनका अगर हमको पुल्लिंग में लिखना होगा तो हम लिखेंगे नर मछली, नर मक्खी। और सदा जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं अगर इनको स्त्रीलिंग में हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे मादा कौवा, मादा खरगोश आदि। इस प्रकार से हम एक बात और स्पष्ट मैं कर देना चाहती हूँ, वह है कि लिंग की पहचान ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है करने के लिए एक देखिए अलग अलग मैंने कॉलम बनाया है, एक पुल्लिंग का एक स्त्रीलिंग का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुल्लिंग में ही आती हैं और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो स्त्रीलिंग में ही आती हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान देखिए ये अलग अलग कॉलम में के द्वारा स्पष्ट किया गया है। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत दिनों के नाम आते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत तिथियों के नाम आते हैं जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से महीनों के नाम आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी ये 2 माह ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों के नाम शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत है। और लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन आदि ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम आ जाते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत जैसे भारत, चीन, अमेरिका, अन्य और भी देश होंगे। इसी प्रकार बोलियों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे हिंदी, अरबी, फारसी, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम पन्ना, हीरा, मोती, मूंगा, ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। और भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी आदि स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से पर्वतों के नाम विंध्याचल, हिमालय, ये सब जितने पर्वतों के नाम है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और झीलों के नाम डल झील, विक्टोरिया झील, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी पर नदियों के नाम क्या है? नदियों में गंगा, यमुना, सतलज, नर्मदा, ज़्यादातर नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। धातुओं के नाम तांबा, लोहा, सोना, पीतल, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चांदी एक धातु ऐसी है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। अनाज के नाम चना, गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग के अंतर्गत मूंग, सरसों, अरहर, ये 3 दालें आती हैं। इस प्रकार से पेड़ों के नाम पीपल, आम, शीशम, अमरूद, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत है। ये कुछ लीची, इमली, नाशपाती, नारंगी आदि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्त्रीलिंग में ही आती हैं और कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत ही आती हैं। इस प्रकार से कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग और कुछ नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। और एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए, वो है अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण उनके साथ प्रयोग किए गए क्रिया रूपों या विशेषणों को देखकर किया जा सकता है। इस प्रकार से लिंग की पहचान स्पष्ट हो गई है। और कुछ
एक बात और है कि ई और बड़ी ई और ऋषि को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। इस प्रकार से संस्कृत के अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रतिभा, प्रतिज्ञा, ग्रहणा, लता, शोभा आदि। और इस चार्ट के अनुसार आप पहचान गए होंगे कि बहुत सी चीज़ें जो पुल्लिंग के अंतर्गत हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, और प्रत्ययों से बने अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात को हम अच्छे से जान लेते हैं।